नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले क्लास में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़े हैं पहले एक बार शॉर्ट में उसको अध्ययन करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर अगले क्लास के ऊपर जंप करेंगे। वो है आज की ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता। तो पहले क्लास में हम लोग सीखे थे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। फिर हम लोग सीखे थे प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के बारे में, यानी प्री हिस्टोरिक एज, जहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जाने थे। और जो हमारा तीसरा क्लास हुआ था वहाँ पे हम लोग जो है प्रमुख स्थल के बारे में सीखे थे। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पहला क्लास जो है हमारा वो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को लेकर के। तो इतिहास के जानने के हमारे पास मेजरली तीन स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। अब यदि पुरातात्विक स्रोत के विषय में बात करें तो कई सारे हमारे पास अभिलेख मिले हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, सिक्के हैं, पुराने शासकों के, कुषाण वंश के सिक्के हैं, कुमारगुप्त के सिक्के हैं, मौर्य वंश के सिक्के हमारे पास है। 16 महाजनपदों में जो हमारे पास कई सारे जनपद के सिक्के मिले हैं। ठीक है, मूर्तियां हमारे पास है, चित्रकला है और मुहरे। यहाँ से भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। पर यदि हम साहित्यिक स्रोत के विषय में बात करें तो बेसिकली इसे हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। अब धार्मिक में दो हैं, पहला ब्राह्मण जिसे वैदिक साहित्य कहा गया आपका, और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी कि वैदिक साहित्य के बाद के रचनाओं वाले साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपका वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद है, वेदांग है, उपवेद है, षड दर्शन है, महाकाव्य है, पुराण है, समृद्धि है। यहाँ से जो हम लोग है भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। जबकि इसके बाद के जो हमारे पास साहित्य है उसमें हमारे पास बौद्ध साहित्य है, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना जो है वो प्रथम बौद्ध संहिता में किया गया था। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया था। और नागानंद हमारे पास जो है वो और मीनांडर के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसकी जानकारी हमारे पास मिलिंद पनाहों में मिलती है जानकारी। फिर बुद्ध चरित हमारे पास है, दिव्यावदन है। यहाँ से भी हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। जबकि जैन साहित्यों के विषय में बात करें तो परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कई सारे हमारे पास रचना है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। यहाँ से हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। लौकिक साहित्यों में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कलहन के राजतरंगिणी, पाणिनि के अष्टाध्यायी, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूत और बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी। अब केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे हैं जहाँ से भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। जबकि विदेशी यात्रियों के विषय में बात करें तो कई सारे हमारे पास यूनान व रोमन के इतिहासकार भारत में आए थे, जैसे कि मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका की रचना की है, टोलमी, हेरोडोटस, नियार्कस, एरिस्टोबुलस। जबकि चीनी यात्रियों में देखें तो फाहियान आपका, जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है, हेनसांग, इत्सिंग। अरबी यात्रियों में देखें तो अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के समय में आता है भारत। ठीक है, सुलेमान, अलमसूदी, इबन बतूता। इन सभी की जानकारी हमें जो है भारत के इतिहास के बारे में ये लोग जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ये चीज़ सीखे थे पहला क्लास में। दूसरे क्लास हमारा था यहाँ पे, वो था आपका प्री हिस्टोरिक एज के विषय में, प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के विषय में। तो मेजरली यहाँ पे हम लोग सीखे थे पुरापाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नवपाषाण काल के बारे में। तो जो पूरा पाषाण काल का ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। मध्य पाषाण काल का 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल का 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। इसी के बीच की जो ड्यूरेशन है वो आपका प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को बताता है। अब यदि पुरापाषाण काल के बारे में बात करें तो आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस का उदय के बारे में यहाँ पे हम लोग जिक्र किए थे। यहाँ पे हम लोग ये भी सीखे थे कि मानव ने आग जलाना किस प्रकार से सीखा था। और इस समय के जो औजार थे वो थे चॉपर चॉपिंग वाले, यानी कि विशेषकर कह सकते हैं हम लोग कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति का इसमें उदय हुआ था। इसे डीएन वाडिया ने खोज किया था। ठीक है, और इसे एक नाम दिया था उत्तर भारतीय संस्कृति। जबकि दक्षिण भारत की संस्कृति के बारे में जो है खोज जो किए थे वो था आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि 1863 ईस्वी में पल्लवरम में खोज किए थे। वो था हैंडक्स, कुल्हाड़ी था आपका। ठीक है, जबकि चॉपर चॉपिंग और हैंडक्स की संस्कृति और उत्तर व दक्षिण भारत का जो मिलन स्थल है आपका जम्मू कश्मीर, उसे चौतरायन कहा गया, यानी कि चौतरान। ठीक है, उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में सीखे थे। इस काल को हम लोग मैक्रोलिथिक एज कहते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे पाषाण यानी पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं लोग।
और भारत में इस काल का जनक जो है वो HCL क्लाइल को माना जाता है। ठीक है, मानव ने इस काल में सर्वप्रथम पशु पालना सीख चुका था। तो पूरा पाषाण काल में उन्होंने आग जलाना सीख लिया, जबकि मध्य पाषाण काल में उन्होंने पशु पालना सीख लिया था। और पशु के प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो राजस्थान के बागौर से मिली है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल जो है वो सराय नहर राय है, जो कि उत्तर प्रदेश में खोजा गया। ठीक है, फिर नवपाषाण काल के बारे में देखें। सर जॉन लुबाक ने इसे नवपाषाण काल कहा है। 6000 से लेकर के 1000 बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल कहा है। ठीक है, जबकि गार्डन चार्ल ने इस काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा है। ठीक है, ली मैसूरियर ने उत्तर भारत में नवपाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। तो उत्तर भारत में कौन खोजा था? तो ली मैसूरियर ने। और नेवेलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृतियों को खोज किया। मानव ने यहाँ पे क्या सीखा? तो मानव ने यहाँ पे सबसे पहले कृषि करना सीखा और गांवों का विकास यहाँ पे हो चुका था, यानी कि ग्रामीण व्यवस्था का विकास जो आपका नवपाषाण काल में होता है। इस समय के अगर प्रमुख स्थल देखें तो वो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है ये। ठीक है, लगभग 8000 BC का है, जहाँ पे लोग कृषि के साक्षी मतलब कृषि करना सीख चुके थे। गांवों का विकास भी यहाँ पे हो चुका था। फिर आपका आता है कोल्डीवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आपका 6000 वर्ष पुराना है आपका, जहाँ पे चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। फिर बुर्जहोम और गुफकराल जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम से हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, जबकि गुफकराल में हमें गर्तावास मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्लास में हम लोग सीखे थे मेजर स्थल के बारे में, जैसे पूरा पाषाणकालीन कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से हमें साइट में अवशेष मिले हैं, यानी उपकरण मिले हैं, कई सारी चीजें मिली हैं। मध्य पाषाण काल के कौन कौन से और नवपाषाण काल के कौन कौन से। तो यदि पुरापाषाणकालीन स्थलों के विषय में बात करें तो पहला आता है हथनौरा। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है और यहाँ से हमें मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है। दूसरा आपका भीमबेटका, यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है और यहाँ से हमें शैल चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और यूनेस्को ने इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगला आता है नर्मदा घाटी, यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यहाँ से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है, यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। फिर है पल्लवरम, ये भी तमिलनाडु में है और पल्लवरम में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पहला हस्त कुठार यानी कि हैंडक्स का खोज किया गया था। ठीक है, गुड़ियम गुफा ये भी तमिलनाडु में है। ये प्रागैतिहासिककालीन पत्थर के औजार व संस्कृति के लिए जाना जाता है। डिडवाना ये नागौर राजस्थान में है और एक ईशमपुर ये आपका कर्नाटक के होशंगी घाटी में है। तो ये कुछ मेजर आपके पास पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थलों के विषय में। तो चौपानी मांडू ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और यहाँ से हमें मिर्भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। दूसरा सराय नहर राय, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है और यहाँ से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुआ है। GR शर्मा ने सराय नहर की जब खोदाई किया था तो उन्होंने बताया कि सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो वहां से पलायन करके गंगा घाटी वाला क्षेत्र में जाके बस गए। ठीक है, अगला आता है आपका महादहा, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है और यहाँ से हमें स्त्री व पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। फिर आता है बागौर, ये राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है, यहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिला है। तो ये आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। फिर आपका आता है आदमगढ़, आदमगढ़ जो आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है और यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। फिर आपका आता है सांभर झील, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से हमें वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, यहाँ से मानव के सावधान यानी कि मानव दफनाने का साक्ष्य मिला है हमें। लेखहिया ये उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, और लेखहिया के शैलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण हमें मिली है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 17 प्रकार के यानी कि 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है। अगला आता है पैसर, पैसरा जो आपका बिहार के मुंगेर में स्थित है और बिरभानपुर आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। लंघनाज गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, लंघनाज जो है आपका गुजरात में है और इस शुष्क क्षेत्र का उत्खनन जो HD संकालिया के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका मध्य पाषाण काल के आपका जो है स्थल है। फिर बात करते हैं हम लोग नवपाषाणकालीन स्थलों के विषय में। तो कोल्डिवा
ये प्रयागराज के दक्षिण वाला एरिया में अवस्थित है। अपरिष्कृत हस्तनिर्मित मृदभांड के साथ गोलाकार झोपड़ियों का साक्ष मिला है यहाँ पे। अगला है महागारा, ये विश्व में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण देता है। फिर मेहरगढ़, ये आपका जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सबसे पुराना नवपाषाणकालीन स्थल है ये, जहाँ से लोग धूप में सुखाए गए ईंटों से बने घरों में रहते थे और कपास व गेहूं जैसे फसलों की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है यहाँ से। फिर कश्मीर का बुर्ज होम, एक घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ उनकी कब्रों में दफनाने का बताता है जानकारी, और लोग गड्ढे में रहा करते थे और परिष्कृत पशानों व हड्डियों से बने औजारों का यह इस्तेमाल किया करते थे। अगला है गुफकराल, ये भी कश्मीर में है आपका। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार का गुफा। यह नवपाषाण स्थल लोगों द्वारा गड्ढे में रहने, पत्थर के औजार व कब्रिस्तानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका चिरांद, ये बिहार में है। यहाँ से सींगों से बने हड्डी के औजार मिले हमें। नेवासा से हमें सूती के कपड़े मिला है। और पिकली हल, ब्रह्मगिरी, मास्की, टिक्कलकोट्टा, हल्लूर, ये कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टिल्ले की जानकारी मिली है हमें। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख हमारे पास नवपाषाणकालीन स्थल थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के विषय में। जब लोग पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं अपने औजारों को बनाने के लिए, तो उस काल को हम लोग जो है ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता या ताम्रपाषाणकालीन काल कहते हैं। और सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों का प्रयोग किया गया वो था तांबा इस युग में। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग जो है करीब 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। अब यदि इसकी विशेषताओं के ऊपर बात करें तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को हम लोग जो है पूर्व हड़प्पा चरण की संस्कृति कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि केवल ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता में ही केवल इसकी प्रमाण मिले हैं। इसकी प्रमाण हमें जो हड़प्पा चरण में भी मिली है। जब हड़प्पा का ड्यूरेशन चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का, उस समय के भी हमारे पास कई सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस समय के मुख्य आहार जो थे वो मछली और चावल था। लोग अधिक मात्रा में मछली का सेवन करते थे और चावल का सेवन किया करते थे। इस समय जली हुई ईंटें का उपयोग हमें नहीं देखने को मिला है। मकान के विषय में बात करें तो मिट्टी से बने हुए और गोलाकार व आयताकार इस प्रकार के यहाँ पे हमें मकान मिले हैं। सोने का उपयोग केवल सजावटी उद्देश्यों के लिए लोगों के द्वारा की जाती थी। कपास का उत्पादन दक्कन के क्षेत्र में होता था। यह है ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता की विशेषता दोस्तों। लोग बुनाई, कताई व तांबा गलाने का अभ्यास करते थे उस समय। ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिली है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में व दक्षिण पूर्वी भारत में भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। पत्थरों से बने छोटे औजारों व हथियारों का प्रयोग पत्थर के ब्लेड व ब्लेड लेट के रूप में किया करते थे ये लोग। कृष्ण लोहित मृदभांड, जिसे BRW कहा गया है, इस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मृदभांडों के विषय में कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो किस प्रकार के मृदभांड का उपयोग किया करते थे, तो सबसे पहले उन्होंने चित्रित मृदभांड का उपयोग किया। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बने उपकरण जैसे कि घड़ा। फिर बाद में चाक पर बने हुए उत्कृष्ट प्रकार के मृदभांड का उपयोग करना शुरू कर दिए। वह सजावटी उद्देश्यों के लिए उन्होंने पुष्प, पशु, पक्षी और मछली के रूपांकन करना शुरू कर दिए थे घड़े के ऊपर। गहना के लेकर के बात करें तो अर्धकीमती पत्थरों जैसे अस्टीटाइट हो गया, क्वार्टाजाइट क्रिस्टल हो गया, आपका कार्लेनियन हो गए, इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करते थे गहने बनाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं आम गहनों में पायल, चूड़ियां व तांबे की मोती शामिल हुआ करता था। अब यदि औजार के उपकरण के विषय में अगर हम बात करें तो आमतौर पर सिलियस सामग्री से बने सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण का उपयोग किया करते थे औजार बनाने के लिए। ठीक है, और हथियारों के लिए बात करें तो निम्न श्रेणी के कांसा हुआ करता था, यानी कि तांबा और टीन को गला करके एक उपकरण बनाया जाता था आपका कांसे का। ठीक है, और जो कि बहुत ही निम्न प्रकार की थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी आपकी। खाद्य संस्करण फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बात करें तो ग्राइंडर भी मिला है हमें उस समय। मिलर और हथौड़े का उपयोग किया करते थे वो लोग फूड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, धार्मिक परंपरा के ऊपर बात करें तो देवी माँ की पूजा की जाती थी उस समय। बैल धार्मिक पंथ का प्रतीक हुआ करता था। प्रजनन पंथ की पूजा की जाती थी उन लोग के द्वारा। इनामगांव और नेवादा, यहाँ पे हमें पक्की या फिर बिना पक्की मिट्टी दोनों से बनी महिला की मूर्ति की खोज हुई है। मंदिर का हमें इस समय तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अब कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में कृषि का क्या हाल था, तो काली कपास मृदा वाला क्षेत्र में
ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां ज्यादा बसी हुई थी। खरीफ व रबी दोनों फसलों की खेती बारी बारी से की जाती थी। उगाए जाने वाले फसलों में आपका जौ, गेहूं, मसूर, काले चने, हरे चने, चावल व हरी मटर मिली है। ठीक है, अगला आपकी है पशुधन। पशुधन के विषय में अगर बात करें तो भैंस, गाय, शिकार किए गए हिरन, बकरियां, भेड़ व सुअर के साक्ष्य में यहाँ पे मिली है। ठीक है, साथ ही साथ ऊंट के भी हमें अवशेष मिलते हैं। हल या फिर कुदाल का कोई उपकरण हमें नहीं मिलता। ठीक है, छिद्रित पत्थर की डिस्क व खुदाई करने के लिए छड़ों की खोज हुई इस समय। अंत्येष्टि प्रकार की अगर बात करें, किस प्रकार की उनका मृत्यु जब होता था तो उनके लिए क्या क्या गतिविधियां करते थे, तो लोग मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी जीवन होती है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण में स्थित में घरों के फर्शों के नीचे कलश में दफनाया जाता था। ठीक है, जिसे जोरवे संस्कृति कहा गया बेसिकली। और पूर्वी भारत में आंशिक अंत्येष्टि की जाती थी और दक्षिण भारत में मृतकों को पूरब पश्चिम स्थिति में दफनाया गया है। मृतकों को इस दुनिया में लौटने से रोकने के लिए उनके पैर काट देते थे। दैमाबाद में छेद किए हुए पेंदों वाले 5 कलश मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल। ठीक है, कौन कौन से थे, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के बीच एक अच्छे कंटेंट को डिलीवर करने में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बेसिकली आप सभी के लिए बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नवदा टोली के विषय में। तो नवदा टोली जो है पश्चिमी निमोर जिला जो आपका मध्य प्रदेश का है, उस एरिया में है आपका नवदा टोली। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहोगे मैप में, तो मैप में एक बार मैं आपको सर्कल करके बताता हूँ। ये है आपका नवदा टोली। ठीक है, ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रमाण देता है हमें, और बाद के जो हड़प्पा सभ्यता हमारा विकसित हुआ उस समय की भी जानकारी ये देता है। नवदा टोली मालवा संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। ठीक है, इनकी जो बस्तियां हुआ करती थी वो वृत्ताकार और आयताकार दोनों प्रकार की थी। गोलाकार घास फूस की झोपड़ियां भी मिली हैं, पोस्ट हॉल भी मिली है। फर्श चूने से लिपा हुआ करता था, यानी कि जो उनकी जमीनें हुआ करती थी घरों में, वो चूने से लिपा जाता था। प्राचीन गांव 4 चरणों में बसा हुआ था। घरों में हमें चूल्हा व भंडार के जार मिले हैं। मिट्टी के जो बर्तन मिली हैं वो आपका मृदभान जो चित्रित धूसा मृदभान मिला है। पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं नवदा टोली से। और मैक्रोलिथिक जो टूल्स हैं यानी औजार जो हैं वो भी आपका नवदा टोली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कायथा के बारे में। ये कायथा जो है वो इस वाले एरिया में देख पा रहे हो आप लोग, मध्य प्रदेश वाला एरिया में आपका है ये कायथा, मालवा। ठीक है, एक बार ये मैप को आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आती है कि कौन सा स्थल जो है कौन से एरिया में है। तो जो कायथा है आपका वो मध्य प्रदेश वाला एरिया में, आपका मालवा भी आपका मध्य प्रदेश वाला में है। जोरवे संस्कृति आपका जो है महाराष्ट्र वाला एरिया में पड़ता है आपका। ठीक है, गणेश्वर आपका हो गया और जोधपुर हो गया वो राजस्थान वाला एरिया में है। आहार संस्कृति आपका जो है वो आपका राजस्थान वाला एरिया में है। ठीक है, कायथा के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। ये आपका ताम्रपाषाण कालीन के साथ साथ बाद के हड़प्पा कालीन सभ्यता का भी साक्ष्य देता है हमें। मिट्टी के बर्तनों के विषय में बात करें तो उत्कृष्ट, मजबूत व चाक निर्मित बर्तन प्राप्त हुए हमें। मकानों के लिए अगर बात करें तो मिट्टी और बेंत से बने व मिट्टी से लिपे फर्श के साथ घर मिले हमें। पालतू मवेशियों व घोड़ों की हड्डियों की जानकारी मिलती है हमें कायथा से। कोई अनाज का दाना प्राप्त नहीं हुआ है। कायथा से हमें किसी भी प्रकार की अनाज की प्रमाण जो है आपकी नहीं हुई है। ठीक है, अनाज के दाना का प्रमाण नहीं मिला है हमें। कलाकृतियों के ऊपर बात करें तो मैक्रोलिथिक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चैल्डोनी, जिसे चैल्डोनी भी कहते हैं, उसका प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिला है, तांबे की चूड़ियां मिली हैं, ऐसे कई सारे उपकरण मिले हमें। सुलेमानी, एस्टेटाइट व कार्नेलियन मोतियों के बने गहने मिले हमें। गणेश्वर से कुल्हाड़ी मिला हमें। लगभग 1800 ईसा पूर्व में कायथा में आजीविका के अचानक ब्रेक, यानी कि अचानक से इनका जो है भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसमें गिरावट आती है, और फिर बाद में आहार व बनास संस्कृति के चरण शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो कायथा संस्कृति के बाद एक नई प्रकार की संस्कृति का विकास होता है, वो है आहार और बनास संस्कृति। ठीक है, अब बात करते हैं एरन के विषय में। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवस्थित है। गुप्त शिलालेख यहाँ पे मिले हैं, यानी कि गुप्त काल के शिलालेख मिले हमें, विशेष करके समुद्रगुप्त के। तो समुद्रगुप्त के एपिग्राफिक शिलालेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी मालवा के एक हिस्से को संलग्न किया गया था। और एरन दिनांक 510 ईस्वी के शिलालेख में सती का पहला ठोस प्रमाण मिलता है। अब एरन से हमें जो है 500 ईसा पूर्व के, एरन से 510 ईसा पूर्व के हमें शिलालेख मिले हैं, जहां पे सती का पहला प्रमाण मिलता है हमें। गुप्त काल के विष्णु तीर्थ यानी कि राम मंदिर का हमें जानकारी मिलती है यहाँ पे। प्रारंभिक चरण देखें तो मालवा संस्कृति और बाद में आपका BRW और लौह संस्कृति के बारे में साक्ष्य मिलती है। यहाँ से मिट्टी के दुर्ग के दीवार और एक खाई की जानकारी भी हमें एरन से मिला है। अगला है आपका आहार संस्कृति, जो कि बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका राजस्थान के दक्षिण पूर्वी वाला एरिया में बसा हुआ है आपका। ठीक है, आहर नदी के किनारे। ताम्रपाषाणकालीन जानकारियां प्राप्त देता है हमें, और साथ ही ताम्रपाषाणकालीन के अलावा बाद के जो हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तनों के उपकरण के बारे में बात करें तो BRW के रैखिक व बिंदीदार डिजाइन के हमें मेजबान मिले हैं। आकृतियां इसमें जो है पायदान लगा बर्तन मिला है, फूलदान मिला है। बस्ती के ऊपर बात करें तो 1, 2 और बहुत सारे कमरे वाला आयताकार हमें घर मिले हैं। चौकोर व गोलाकार घर मिली हैं। पत्थर की जानकारी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, पत्थर के बने बस्तियां, मिट्टी के ईंटों से बने घर, दीवार मिट्टी से लिपे हुए, ऐसे जानकारी हमें जो आहार संस्कृति से मिलती है। जीवन निर्वाह के लिए उपकरण देखें तो खेती, गेहूं और जौ को किया करते थे अधिकतर वो लोग, पशुपालन भी किया करते थे और शिकार संग्रहण भी किया करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासियों के साथ इनका व्यापारिक संबंध भी था। अब बात करते हैं बलाथल। बलाथल जो है वो आहार के पास ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण उतना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गिलुंद के विषय में। तो ये राजस्थान के राजसमंद वाले जिला में फैला हुआ है। इसकी खोज जो है 1959 व 60 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। ये ताम्रपाषाणकालीन के साथ साथ बाद के हड़प्पाकालीन सभ्यता का भी प्रमाण देता है। आहार बनास परिसर का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है गिलुंद। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों में देखें तो BRW के रैखिक व बिंदीदार डिजाइन के साक्ष्य मिले हैं। पायदान लगी बर्तन, फूलदान मिली है। और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों गिलुंद में भी तो सेम प्रकार के 1 या फिर 2 या फिर कई सारे कमरों वाले आयताकार, चौकोर व गोलाकार घर मिले हैं। पत्थर व मिट्टी के ईंटों से बने घर मिले हैं। दीवार लिपी हुई थी। यहाँ से भी हमें गेहूं व जौ के प्रमाण मिले, खेती को लेकर के। पशुपालन का साक्ष्य मिला है, शिकार करने का साक्ष्य मिली है। ठीक है, और इनके बारे में बात करें तो ये व्यापारिक संबंध रखते थे हड़प्पा वासियों के साथ। तो सेम आपका जो है आहार संस्कृति से बहुत ज्यादा मिलन रखता है, यानी कि आहार संस्कृति बहुत ज्यादा मिला हुआ है। अब बात करते हैं गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति के बारे में। ये दोनों संस्कृतियां आपका राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में विकसित हुई थी। यदि हम जोधपुर वाली संस्कृति की बात करें, ठीक है, तो PGW और ताम्र दोनों प्रकार की संस्कृतियों के बारे में जानकारी देती है हमें। बर्तन के बारे में बात करें तो हस्त निर्मित, चाक निर्मित व लाल रंग के बर्तन जो है बनाए जाते थे। उसमें कई प्रकार की डिजाइन भी की जाती थी। आकृतियां देखें उसमें तो पायदान लगा बर्तन मिला है हमें। 3 संस्कृतियां इस समय फैली हुई थी, यानी कि गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति में 3 प्रकार के डिवीजन किया गया। पहले संस्कृति के जो लोग थे वो शिकार संग्रह पे बल दिए थे। ठीक है, और लघु पाषाणिक इसे कहा गया। जबकि द्वितीय संस्कृति की अगर बात करें तो धातु विज्ञान यानी कि तांबा का शुरुआत हुआ था द्वितीय संस्कृति में। वृत्ताकार झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिए व लघु छोटे छोटे प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किए थे। जानवरों की हड्डियां यहाँ पे अधिकतर मिली है हमें। जबकि तृतीय चरण में अगर देखा जाए आपका, तो तृतीय चरण में कई तांबे के वस्तुएं मिलना शुरू हो गए थे, जैसे कि तांबे के काम करने वाले केंद्र का प्रमाण मिला हमें। ठीक है, मैक्रोलिथिक व जानवरों की हड्डियों का कम संख्या में उपयोग देखा गया यहाँ पे। हड़प्पा स्थलों के साथ इनका संपर्क मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोल्डिहवा के विषय में। तो कोल्डिहवा जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से हमें जो है नवपाषाण काल के भी उपकरण मिले हैं और ताम्रपाषाणकालीन और लौह युगीन सभ्यता की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले कोल्डिहवा से हमें। चावल के अवशेष व जली हुई मिट्टी पर चावल के भूसे की निशानी मिली हमें। अन्य खोजों में यहाँ से पत्थर के ब्लेड, पॉलिश किए गए पत्थर के सील्ड, मैक्रोलिथ, कर्न और मुल्लर यानी कि पीसने के लिए जो उपकरण होते थे उसकी जानकारी मिली है।
हड्डी के औजार भी मिले हमें यहाँ पे। मिट्टी के बर्तनों में देखें तो ये हाथ से बने हुए बर्तन भी थे। रस्सी चिन्हित मिट्टी के बर्तन भी, यानी कि रस्सी से बनाए गए, जो वर्तमान में भी बनाई जाती है कई सारे कुम्हारों के द्वारा। BRW प्रकार के भी हमें बर्तन मिली है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के विषय में अगर देखें, विशेषकर कोल्डिवा में हम, तो मिट्टी के बर्तन जो थे वो पहिए से बने बर्तनों का परिचय मिलता है। यहाँ पे BRW का साक्ष्य मिलता है। जले हुए मिट्टी व पोस्ट हॉल के साथ मिट्टी के फर्श, घास फूस के घरों का अवशेष मिलता है। औजार में तांबा, हड्डी व पत्थर के उपकरण मिले हैं। मैक्रोलिथिक उपकरण का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। तांबे की माला व हड्डी के औजार मिले हैं यहाँ पे हमें। अर्धकीमती पत्थरों की मोती, अंगूठी के पत्थर व टेराकोटा के साक्ष्य मिले कोल्डिवा से। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिरांद के विषय में। यदि चिरांद के विषय में बात करें तो बिहार के सारण जिले में ये फैला हुआ है। यह आपका नवपाषाणकालीन साक्ष्य भी देता है, ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य भी देता है, और आने वाला जो लौह युगीन सभ्यता है उसकी जानकारी भी हमें जो है चिरांद देता है। ठीक है, नवपाषाण काल के ड्यूरेशन जो यहाँ पे विशेषकर चिरांद में मिली है वो है 2500 ईसा पूर्व की। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, मटर के प्रमाण के साथ कर कहा है तो कृषि कार्य करने की जानकारी मिलती है। कृषि उपकरण पत्थर व हड्डी से बने हुआ करते थे। अस्थि के कई सारे हमें उपकरण मिले हैं। उन्होंने शिकार भी किया करते थे, यानी कि शिकार ग्रहण करने के लिए वो लोग जो है पशुओं को मारा भी किया करते थे। पालतू व जंगली जानवरों की हड्डियां भी पाई गई यहाँ पे। लोग गोलाकार घास फूस से बनी झोपड़ियां में रहते थे। लघु पाषाणिक औजार मिले इस समय के। मिट्टी के बर्तनों में देखें तो हाथ से बनाए गए बर्तन मिले हैं, जो कि लाल प्रकार के बर्तन यानी कि BRW के प्रकार के भी बर्तन हमें मिले हैं। ठीक है, चालकोलिथिक अगर देखें यहाँ पे, यानी कि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के देखें चिरांद में कब से विकसित हुई, तो ये आपका 1600 ईसा पूर्व से विकसित होती है। यहाँ से BRW पोट्री मिलती है, यानी मेजबान मिलती है। और जो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता चिरांद में विकसित हुई थी वो 2 चरणों में थी। पहला चरण में बिना लोहे का उपयोग, यानी कि प्रत्येक चरण में लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा था। द्वितीय चरण में लोहे का भी प्रयोग होना शुरू हो जाता है। बाद की अवधि आपका जो है वो NBPW संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं नरहन के विषय में। नरहन भी एक ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का जानकारी देता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवस्थित है। इस समय की जो बस्तियां हुआ करती थी आपकी वो गोलाकार घास फूस से बनी हुआ करती थी। ठीक है, पोस्ट छेद व चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं हमें। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसे BRW प्रकार के बर्तन हुआ करते थे। कलाकृतियां देखें बर्तनों के ऊपर तो हड्डी के कलाकृतियों में हड्डी के तीर मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों के डिस्क मिले हैं। कांच, सुलेमानी पत्थर व टेराकोटा के मनके मिले हैं। हड्डी व टेराकोटा का पासा मिला है हमें। कांचे की चूड़ियां मिली हैं। महिलाओं और पशुओं की टेराकोटा की मूर्ति मिली है। पत्थर के पॉलिश किया गया कुल्हाड़ी मिला है। तांबे की वस्तुओं में देखें तो एक अंगूठी और फिश हुक मिला है। ठीक है, मिश्रित धातु तकनीकी अच्छी तरह से जाना जाते थे, यानी कि मिश्रित प्रकार के धातुओं का उपयोग करने के लिए अच्छे तरीके जानते थे कि किस प्रकार से तांबे को जो है टीन के साथ उपयोग करके हम लोग जो है कांच से बना सकते हैं। इस प्रकार के उपकरणों की जानकारी इन लोगों के पास बेहद तरीके का था। ठीक है, लोहे की वस्तुओं की भी जानकारी थी इन लोगों के पास। और कृषि के क्षेत्र में देखें तो चावल, गेहूं, मटर, चना, खेसारी, तिलहन, कटहल, साल, सागवान, तुलसी, आम, जामुन, इन सभी के भी साक्ष्य में यहाँ से मिलती है। साथ ही जंगली व पालतू जानवरों की हड्डियां भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं पांडु राजा रिभी के बारे में। पांडु राजा रिभी जो आपका वो पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में है। ये आपका नवपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में भी बताता है और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में भी बताता है। पश्चिम बंगाल में खोज की गई पहली ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है पांडु राजा रिभी। ठीक है, इसे हमें याद करके रखनी है दोस्तों। और यहाँ हमें लघु पाषाणकालीन औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं व मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ताम्रपाषाणकालीन अवधि में देखा है तो कुछ तांबे की कलाकृतियां मिली हैं। अर्धकीमती पत्थर के मनके मिले हैं। मिट्टी के मूर्तियां, लोहे के तीर व भाला, साथ ही धातु मल व भट्टी भी यहाँ पे मिली है। लोहे की भी कलाकृतियां ताम्रपाषाणकालीन स्तर में देखी गई है। ठीक है, कि लोहे के उपकरणों में किस प्रकार से कलाकृतियां डिजाइन बनाई जाती थी, इसकी भी हमें साक्ष्य यहाँ पे मिली है। मिट्टी के बर्तनों में मुख्य रूप से अगर कहे तो आपका BRW प्रकार का था। और पालतू मवेशियां, भैंस, बकरियां व हिरन के साक्ष्य यहाँ पे मिली है। और हड्डियां भी जानकारी मिलती है, जैसे कि हिरन की हड्डी मिला हमें। अगला आता है आपका गोलबाई शासन। गोलबाई शासन जो आपका उड़ीसा के पुरी जिले में, यहाँ से हमें नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। ठीक है, नवपाषाणकालीन अगर देखें तो यहाँ पे पोस्ट हॉल मिला है,
लाल व भूरे रंग के हाथ से बनी मिट्टी के बर्तनों पर रस्सी के छाप मिले हैं। ठीक है, और हथियार व गहने सहित हड्डी के औजार मिले हैं। लेकिन यदि ताम्रपाषाण कालीन समय की बात करें तो चूल्हे और पोस्ट होल के साथ गोलाकार झोपड़ियां मिली हैं। BRW सहित हस्त निर्मित व पहिए निर्मित चाक से बनी हुई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तांबे व अस्थि की कलाकृतियां मिली है। ठीक है, और कृषि के क्षेत्र में देखें ताम्रपाषाण कालीन काल में तो ये लोग चावल और मूंग का उत्पादन अधिक मात्रा में किया करते थे। जानवरों की हड्डियां जैसे कि मवेशी, बकरी, हिरन, हाथी के साक्ष्य मिले हैं। पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरण जैसे कि कुल्हाड़ी, एजेस और सेल्ट जैसे उपकरण मिले हैं। एक मानव की मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो गोलबाई शासन कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा के पुरी जिले में है। अगला है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। यहाँ से हमें नवपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता और महापाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण मिले हैं। पोस्ट हॉल के साथ साथ हमें जो यहाँ पे वो आपका गोलाकार घर मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, वेटरन क्लब, और ये गोलाकार जो घर थे आपका वो घास फूस से बने हुए थे। ठीक है, जिसे झोपड़ी कहा गया आपका। पॉलिश किए गए पत्थर व औजार मिले हैं। लघु पाषाणकालीन ब्लेड मिला है। हस्त निर्मित धूसर प्रकार के मेजबान मिले हैं और बाद की अवधि में तांबा व कांसे के बने कई सारे उपकरण भी मिले हैं। इस समय की अगर अंत्येष्टि देखे यानी कि मृत्यु के उपरांत जो इनके द्वारा जो गतिविधियां की जाती थी वो थी वयस्कों के विस्तृत दफन करना, बच्चों को कलश दफन। मेगालिथिक स्मारक पाए गए यहाँ पे। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले यहाँ से हमें। भार ढोने वाले जानवरों का उपयोग। अशोकन यानी कि अशोक का शिलालेख जो है, जो कि मौर्य काल के शासक हुआ करता था, ये इसकी सबसे दक्षिणतम सीमा जो है ब्रह्मगिरी ही दर्शाता है। ठीक है, तो अशोककालीन जो शिलालेख हमें मिली है वो ब्रह्मगिरी से मिली है और ये सबसे अंतिम अगर देखें तो मौर्य साम्राज्य के सबसे दक्षिणतम बिंदु को दर्शाता है। अब बात करते हैं हल्लूर के बारे में। यह आपका जो है कर्नाटक के हावेरी जिला में है। यहाँ से हमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल की भी जानकारी मिलती है। पिकलीहल और हालूर, पिकली और हालूर में अगर दोनों जगह पे देखा जाए तो दक्षिण भारत में लोहे का सबसे पहले उपयोग देखने को मिला है। हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है आने वाले कई सारे एग्जामों में कि दक्षिण भारत में लोहे का सबसे पहले उपयोग कौन से ताम्रपाषाण कालीन स्थल से मिले, तो पिकलीहल और हल्लूर से मिली है। उपकरणों में आपका पॉलिश उपकरण मिले हैं, लघु पाषाणकालीन ब्लेड मिली है, कार्नेलियन, सिरेमिक व सोने से बने आभूषण मिले हैं, चालकोलिथिक ब्लेड के उपकरण मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मछली का कांटा मिला है और लौह युग की अवधि में परिवर्तन हुआ यहाँ पे और लघु पाषाणिक औजार इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया। ठीक है, और लोहे के औजार भी यहाँ पे देखने को मिली है। राख के टीले मिले हल्लूर से। ठीक है, हल्लूर से हमें राख के टीले देखने को मिले। डबल कलश दफन मिला है। और कृषि की चीज़ों के लिए बात करें तो बाजरा, चना और हरा चना इसका ये लोग उत्पादन किया करते थे। मिट्टी के बर्तनों के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रारंभिक चरण में हस्त निर्मित हुआ करता यानी कि हाथों से निर्मित उपकरण थे। दूसरा प्रकार के मृदभांड मिले हैं। बाद के चरणों में फिर पहिए से बनाए गए मृदभांड मिली है जैसे कि BRW प्रकार के। पशुपालन के क्षेत्र में देखें तो मवेशियों को ये लोग पालते थे, भेड़ बकरियों का भी पालते थे। पशुओं की हड्डियां मिले जैसे कि भेड़, बकरियां व घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। इस समय की अगर बस्ती देखें जो हल्लूर से पाए गए हैं वो है पत्थर के चिप्स व नदी के रेत से बने गोलाकार फर्श। ठीक है, झोपड़ियां मिली है घास फूस की बनी हुई। पोस्ट हॉल मिले हैं, गोलाकार चिमनी व राख के कोयले के साक्ष्य मिले यहाँ पे एक घर में। अब बात करते हैं संगन कल्लू के विषय में। यदि संगन कल्लू के विषय में बात करें तो ये कर्नाटक के बेलारी जिला में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें नवपाषाण के साथ साथ ताम्रपाषाण कालीन जानकारी मिलती है। मिट्टी के बर्तनों के क्षेत्र में बात करें तो शुरुआती नवपाषाण कालीन चरण में आपका सिरेमिक मिलता है। हस्त निर्मित व कोई भी तांबे का जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो शुरुआत के नवपाषाण कालीन चरणों में अगर देखा जाए क्योंकि आपका जो संगन कल्लू है वो आपका नवपाषाण और ताम्रपाषाण दोनों प्रकार की संस्कृतियों की जानकारी देता है। तो शुरुआती दौर में जब नवपाषाण कालीन चरण चल रहा था उस समय कोई भी हमें सिरेमिक या फिर हस्त निर्मित तांबे के उपकरण नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे हम तो बाद के चरणों में तांबे के उपकरण व चाक से निर्मित बर्तन मिली हैं। BRW प्रकार के मृदभांड मिले हैं, धूसरा और मृदभांड। ठीक है, दोनों चरणों में चाहे आपका नवपाषाण कालीन चरण हो चाहे फिर ताम्रपाषाण कालीन चरण हो दोनों चरणों में हमें पॉलिश पत्थर के औजार मिले हैं, लघु पाषाणिक औजार मिले हैं, हड्डी के तीर मिले हैं, छेनी मिले हैं,
तांबे व कांसे की कलाकृतियां जो है आपका वो आपका ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में देखने को मिलती है। टेराकोटा की मिट्टी मिली है और ये मूर्तियां बेसिकली बैल व पक्षी की थी। गाय, भेड़, बकरियां व कुत्ते के हड्डियों की पहचान भी की गई है और इस समय की जो बस्ती थी वो आपका गोलाकार घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों पे निर्मित थी। ठीक है, अब बात करते हैं मास्की के विषय में। यदि मास्की के विषय में बात करें तो ये कर्नाटक के रायचूर जिले में अवस्थित है। ये मास्की जो आपका नवपाषाण के साथ साथ ताम्रपाषाणकालीन व महापाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ मौर्य सम्राट अशोक का लघु रॉक शिलालेख जो आपका वो भी मास्की से मिला है। ठीक है, सम्राट अशोक का पहला संस्करण जिसे अशोक नाम दिया गया है उसकी जानकारी हमें मास्की और उड़ेगोलम के जो शिलालेख है वहां से ही प्राप्त होती है। ठीक है, इस समय की कलाकृतियां देखिए मास्की में ताम्रपाषाणकालीन समय की तो पॉलिश पत्थर के औजार मिले हैं, लघु पाषाणकालीन ब्लेड मिली है, तांबे का छड़ा मिला है यानी कि छड़ मिला है, केरोलियन की आपका जो है कार्लेनियन की मोती, सुलेमानी पत्थर की मोती के उपकरण, स्फेटिक, सीप, मूंग, सीसा और गारा, ऐसे कई सारे हमें जानकारी मिलती है। मिट्टी के बर्तनों में आपका लाल बर्तन मिला है, BRW प्रकार के मिले हैं और कुछ मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन की गई भी थी। ठीक है, जानवरों की हड्डियां मिली है, रॉक पेंटिंग की जानकारी मिलती है हमें मास्की से। जीविका का आधार कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों प्रकार की थी। लोग कृषि भी क्या करते थे, पशुओं को भी पालते थे और शिकारों का भी सेवन क्या करते थे यानी कि शिकार करना। अगला आपका आता है पिकली हल, ये आपका कर्नाटक का रायचूर जिला में। ठीक है, यह आपका नवपाषाण का साथ साथ ताम्रपाषाण का जानकारी भी देता है और पिकली हल और हल्लूर में दक्षिण भारत में लोहे का सबसे प्राचीनतम जानकारी मिलती है। इस समय की बस्तियां गोलाकार व झोपड़ियों वाले विकसित थी, यहाँ पे घास फूस की झोपड़ियां हुआ करती थी। उपकरण यहाँ पे जो मिली है नवपाषाणकालीन उपकरण वो आपका लघु पाषाणिक ब्लेड है, छोटे छोटे प्रकार के ब्लेड मिले हैं पत्थरों के। मिट्टी के बर्तन मिले हैं आपके यहाँ पे ताम्रपाषाण के समय का, हस्त निर्मित भी थे मिट्टी के बर्तन तो चाक निर्मित के भी मिले यहाँ पे। धूसर मृदभांड, कला, लाल मृदभांड, BRW। ठीक है, चित्रों के साथ में कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनुष्य, जानवरों व पक्षियों के टेराकोटा की मूर्ति मिली है, पालतू मवेशी, बकरी व भेड़ बकरियों की हड्डी मिली है। मोतियों में अगर बात करें तो कार्लेनियन और सील के मोती मिली है। हड़प्पा हड़प्पा वास्तु से प्राप्त महीन डिस्क की मोती। अब जब ये पिकली हल हड़प्पा कालीन सभ्यता में आपका चला जाता है उस समय के कई सारे उपकरण जो मिली है उसमें से एक हमारे पास से छोटे छोटे महीन प्रकार के डिस्क से बनी हुई मोतियां। रॉक पेंटिंग की भी जानकारी हमें मिलती है आपका पिकली हल से। ठीक है, तो ये एक प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल है दोस्तों। अब बात करते हैं इनाम गांव के विषय में। यदि इनाम गांव की बात करें तो ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवस्थित है। ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है, साथ ही साथ आपका एक ताम्रपाषाणकालीन भी स्थल है ये इनाम गांव। एकाधिक संस्कृतियां यहाँ पे विकसित हुई थी जैसे कि जोरवे संस्कृति और मालवा संस्कृति, और ये दोनों संस्कृति कब की है तो ये दोनों संस्कृति आपका ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ठीक है, तो ये संस्कृति यहाँ पे विकसित हुई। यहाँ पे जो हमें बस्ती मिली है वो आपका मिट्टी और गोलाकार दोनों से बनी हुई थी। भंडारण के गड्ढे मिले हैं। 5 कमरे वाला सबसे बड़ा घर सत्ताधारी प्रमुख लोगों के द्वारा इसका जो है संचालन किया जाता था। अन्न भंडार के साक्ष्य मिले इनाम गांव से। और बाद के ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में अगर देखें तो बसी हुई जगह के चारों ओर गढ़वाली दीवार मिली है, गड्ढा वाली। मिट्टी के बर्तनों में काले डिजाइन के साथ लाल रंग का उपयोग हुआ है। पौधे, मांस आदि को काटने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे लोग। ठीक है, कुछ तांबे उपकरण और आभूषण भी मिले हैं जैसे कि गहनों में देखें तो मोटी चूड़ियां, पायल और बाद में सोना का भी उपकरण हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब यदि हम बात करें जोरवे के विषय में तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में फैला हुआ था। यहाँ पे बस्तियां देखें तो बड़े आयताकार घर जिनमें घास फूस से बने हुए दीवारें मिली हैं, झोपड़ियां मिली हैं, कच्चे छतें मिली हैं हमें। कृषि, पशुपालन व शिकार और मछली पालन ये तीनों जो है उन लोगों के जीवन निर्वाह की पद्धति थी। फसल का चक्रीकरण, अलग अलग वर्ष, एक वर्ष में अलग अलग समय में फसलों का अलग अलग प्रकार से उत्पादन किया करते थे वो लोग। घर के अंदर दफन हुआ है लोगों को, मृत जो है वो मृत लोगों को यानी कि मृत लोगों को घरों के अंदर दफनाया जाता था। उत्तर की ओर विशेष करके सिर रखा जाता था और दक्षिण की ओर पैर। मिट्टी के बर्तन जो कि काले प्रकार के थे, काले चित्रित थे, उनपे चूड़ियां भी मिली आपका जोरवे से। अब बात करते हैं दायमाबाद के विषय में। तो दायमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदानगर या फिर अहमदनगर जिले में है। यहाँ से हमें सबसे दक्षिणतम हड़प्पा कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये आपका ताम्रपाषाण कालीन के साथ साथ बाद में विकसित होने वाली हड़प्पा संस्कृति का भी जानकारी देता है।
अब दायमाबाद की बात करें तो ये 5 चरणों में आपका बांटा जाता है। पहला चरण सवालदार संस्कृति का था, दूसरा चरण जो आपका वो बाद के हड़प्पा संस्कृति का था, तीसरा चरण जो था आपको दायमाबाद संस्कृति, चौथा में मालवा संस्कृति से मेल जोल खाता है और पांचवा में जोरवे संस्कृति से। ठीक है, यहाँ के कुछ उपकरण है, वो उपकरण आपका लघु पाषाणिक ब्लेड है, पत्थर व टेराकोटा की मोती मिली है, सीप की चूड़ियाँ, सोने के माला, टेराकोटा मापने का तराजू मिला है, तांबा स्थानीय स्तर पर गलाया जाता था लोगों के द्वारा। कृषि में देखें तो बाजरा, चना, मूंग, घोड़े, चना, ये सारी चीज़ों की इत्यादि हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं नेवासा के विषय में। नेवासा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, यहाँ से हमें पुरापाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। कारखाना स्थल का साबूत मिला है, यानी कि यहाँ पे कारखाना भी मिला है। नेवासा स्थल के मिलने के बाद मध्य व प्रायद्वीपीय भाग का मध्य पुरापाषाणकालीन उद्योग, कभी कभी नेवासा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो उद्योग भी मिले हैं आपका नेवासा से। औजार में अलग अलग प्रकार के खुरचनी मिली है, जैसे कि एगेट, जैस्पर, चैलेस्टिनी। ताम्रपाषाण चरण के अगर देखा जाए तो काले व लाल प्रकार के मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं, तांबे का औजार हुआ मिला है यहाँ पे। मकानों में बांस व मिट्टी के दीवारें, घुसा हुआ फर्श, फूस की छत, पोस्ट हॉल व अर्ध खानाबदोश जीवन शैली की जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं रंगपुर के विषय में। तो रंगपुर जो आपका गुजरात के सौराष्ट्र वाले प्रायद्वीप में आपका रंगपुर बसा हुआ था, देख पा रहे यहाँ पे ये है आपका रंगपुर। ठीक है, यहाँ से हमें परिपक्व और बाद के हड़प्पा चरण की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ एक ताम्रपाषाण कालीन साइट भी है ये। ठीक है, निर्माण में प्रयुक्त यहाँ पे जो है बबूल के लकड़ी का हुआ है घरों को बनाने में। ठीक है, यहाँ पे बर्तन भी मिले हैं, सीप के काम करने के साक्ष्य मिले हैं, पौधे के अवशेष जैसे कि बाजरा, चावल और जौ की जानकारी मिली है हमें यहाँ पे। अगला आपका प्रभास पाटन, ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। यहाँ से हमें ताम्रपाषाण के साथ साथ बाद में विकसित हड़प्पा चरण की जानकारी मिलती है। मिट्टी के बर्तनों में देखें तो चकमक यानी कि चमकदार सतह के साथ चमकदार लाल बर्तन मिले हैं। गोदाम की जानकारी मिली है, मिट्टी के मोर्टार का उपयोग करके पत्थर के बने ब्लॉक बनाया जाता था लोगों के द्वारा, छोटे डिब्बों में ये विभाजित थी गोदाम। ठीक है, कलाकृतियों में देखें तो चैट ब्लेड मिले हैं, मनके मिले हैं, सोने के आभूषण मिले यहाँ से हमें। अब बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ आपका जो है नवपाषाणकालीन सभ्यता की जानकारी देती है और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के विवरण भी। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नवपाषाण काल के कौन कौन सी जानकारी देता है ये, तो छोटे खेती व पशुपालन यानी कि गाँवों की विकास के बारे में जानकारी देता है, कृषि के विकास की जानकारी देता है हमें। ठीक है, खेतीहर गांव के बारे में जानकारी देता है, मिट्टी के ईंट का घर और बाद में धूप में सुखाने वाले ईंटों के घर बने घरों की जानकारी देता है हमें, हड्डी के औजार व सिरेमिक की जानकारी देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती साक्ष्य माना जाता है मेहरगढ़ को। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है, जैसे कि खेती में आपका गेहूँ और जौ, पशुपालन, धातु विज्ञान के प्रमाण के साथ साथ हमें सबसे शुरुआती स्थलों की जानकारी यहाँ से मिलती है। कपास की शुरुआत की खेती जानकारी मिलती है, मछली पकड़ने का साक्ष्य मिलता है हमें, चिकित्सकीय सर्जरी का साक्ष्य मिलता है हमें आपका मेहरगढ़ से, टेराकोटा की बनी मूर्तियों की जानकारी मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख आपका जो है ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता की जानकारी थी दोस्तों, और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो कैसे विकसित हुआ, कौन कौन से प्रमुख स्थल थे, उनकी सामाजिक जीवन कैसी थी, नहर कैसी थी उनकी, नगर नियोजन की व्यवस्था कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।